हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे समीर एंड निशा व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4 शोड द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट उन्होंने उनका दिया हुआ है और उनका ओल्ड रेशियो है 3:1 का। 3/4 एंड 1/4 का मतलब 3:1 का रेशियो है समीर एंड निशा का। यहाँ पे बैलेंस शीट में है ना, लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल दिया हुआ है समीर का एंड निशा का। फिर यहाँ पे ये जनरल, ये कैपिटल्स है ना, हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसमें हम ये लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और समीर के कॉलम के अंडर में एंड निशा के कॉलम के अंडर में उसका अमाउंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ये जनरल रिजर्व को लेके भी स्टूडेंट का डाउट आया था कि मिस है ना, ये जनरल रिजर्व क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है क्या पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को? यस, ये जितने भी जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, या कोई प्रॉफिट हो प्रीवियस ईयर का, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से जैसे सेविंग्स कैसे होती है घर में, उसी तरीके से ना बिजनेस में भी सेविंग्स होती है। तो ये सेविंग किसने की है, किसने इसको बचा के रखा है? वर्कमेंस कंपनसेशन फंड भी आता है इसके अंदर में। तो ये किसने बचा के रखा है, किसने सेव करके रखा है? तो ओल्ड पार्टनर्स ने करके रखा है। तो वो नए पार्टनर को एडमिशन देने के पहले क्या करेंगे, वो अपना जितना भी पुराना उन्होंने सेविंग करके रखा वो आपस में बांट लेंगे। तो वो आपस में कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो वो आपस में वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये जो उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उन्होंने अग्रीमेंट बनाया है ना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के पहले, जब उन्होंने दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की होगी तभी, कि भाई 3:1 का रेशियो रहने वाला है हमारा, राइट। तो उसी रेशियो में वो ये जो पुराने रिजर्व्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो इनको हम है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकी कॉलम्स के अंडर में हम डिवीजन करके हम इनको दिखाएंगे इस अमाउंट को, 48,000 को, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है, तो जैसे मैंने बोला जितने भी लायबिलिटीज होती है क्रेडिटर्स हुए, ये जो हमारे लायबिलिटीज के अंडर में जो भी होते हैं बिल्स पेबल वगैरह, तो इनमें अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज है तो उसका इफेक्ट हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है अकॉर्डिंगली। तो ये इफेक्ट हम दिखाएंगे, देखेंगे आगे इसके रिलेटेड कुछ दिया है तो हमको दिखाना है। अगर नो इंक्रीज नो डिक्रीज है तो ये अमाउंट एज इट इज बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे ये स्टॉक दिया है 90,000, फिक्सचर्स दिया हुआ है 60,000, देन डेटर्स दिया हुआ है 1,50,000। आपको ग्रॉस डेटर्स को देखना है 1,50,000। ये जो आरडीडी है ये काम का आरडीडी है, ये ओल्ड आरडीडी है। आपको ओल्ड आरडीडी 15,000 बोला है। अगर रिवाइज्ड आरडीडी कुछ दिया रहेगा तो फिर हमको उसका डिफरेंस हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, और वो नया जो आरडीडी होगा वो ही फिर हम क्या करेंगे, ये 1,50,000 का जो डेटर्स का अमाउंट दिखाई दे रहा है उसमें से माइनस करेंगे जो हम नई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। फिर यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दिया 90,000 एंड कैश इन हैंड। कैश में भी चेंजेस आने वाला है क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा वो बंदा कुछ ना कुछ लेके आएगा, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या आगे कंडीशंस है, टर्म्स क्या दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें जाना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने पूनम को एंट्री दी बिजनेस में 1/5 शेयर, मतलब उसको बोला कि ठीक है भाई तुमको 1/5 शेयर दे देंगे हम, प्रॉफिट का जो भी होगा, लॉस का जो होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, 1/5 शेयर। ऑन 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 का आपको से ये इसकी एंट्री हो गई, ठीक है, 2018 से। द फॉलोइंग टर्म्स, ये कौन सी कंडीशंस पे, कौन से टर्म्स पे उसकी एंट्री हुई है? तो पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल, मतलब उसको उसके कैपिटल के लिए क्या लाना है, उसको भी तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा ना, तो वो 1,20,000 देने वाली है। तो यहाँ पे है ना कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट करके 1,20,000 आएगा। और फिर आप है ना ये जो है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहां पे है ना बाय कैश एंड बैंक करके आप पूनम के कॉलम के अंडर में 1,20,000 एंटर करोगे। वहां पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करोगे क्योंकि ये पहले से अवेलेबल नहीं थी, वहां पे बैलेंस वाली बात नहीं आती। और ये जो 1,20,000 है ना, ये हम है ना कैश में भी ऐड करेंगे। ये 1,20,000 हम ये जो 75,000 का कैश दिया उसमें ऐड करेंगे। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए आगे आपको बोला कि पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। गुडविल के लिए भी उसको कैश देना है, तो मतलब यहाँ पे एक और एंट्री बनने वाली है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट। और फिर उसके बाद में वो गुडविल का जो बेनिफिट है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि रेपुटेशन किसने बनाई है,
ओल्ड पार्टनर्स ने रेपुटेशन बनाई, उसी की तो गुडविल कैलकुलेट हो रहा है, राइट। तो फिर वो है ना, हमको उनको सेक्रीफाइस रेशियो में उनको देना पड़ेगा गुडविल का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर को देना है, निशा एंड समीर को, राइट। तो फिर यहाँ पे लेकिन है ना गुडविल कैसे कैलकुलेट करने बोला, विच वुड बी बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड होगा, 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, 4 साल के परचेस पे। तो 4 years परचेस, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, लास्ट 5 years का जो प्रॉफिट दिया उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। फिर वो जो एवरेज आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तब आपको टोटल फर्म का क्या गुडविल आएगा। टोटल फर्म का गुडविल आने के बाद में हमें है ना मल्टीप्लाई बाय 1/5 करना है, पूनम का 1/5 शेयर उसमें से निकालना है, और फिर वो जो 1/5 शेयर का अमाउंट होगा वो गुडविल का अमाउंट है ना, पूनम का जो गुडविल अमाउंट है वो होगा। तो हम इसको कैलकुलेशन में आपको दिखाने वाली हूँ, तो नथिंग टू वरी। तो ये हम सॉल्व करेंगे तभी आप देखा कैसे किस तरीके से, और पहले भी हमने किए हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं गुडविल रिलेटेड की, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करते हैं। तो मैं तो काफी डिटेल में गई हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग शायद वीडियोस मिस कर रहे हो, आप थियोरी वीडियोस देख नहीं रहे हो। अगर आप थियोरी वीडियोस को ध्यान से देखोगे, डीपली देखोगे, तो हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, वो देखना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि आपके जो प्रैक्टिकल सम्स और आप ये जो इलस्ट्रेशंस करोगे तो आपको डाउट एराइज नहीं होंगे। तो प्लीज है ना थियरी वीडियोस भी देखिए, उनको स्किप मत कीजिए, इतनी घाई मत कीजिए कि डायरेक्ट सम पे आ जा रहे हो आपकी, चलो पहले सम्स करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। थियरी का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल सम्स को करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए थर्ड जो दिया है आपको, एसेट्स आर वर रीवैल्यूड एज अंडर, एसेट्स को रीवैल्यूड किया गया। तो यहाँ पे फिक्सचर्स का है ना 45,000 दिया है, लेकिन आप देखोगे कि बैलेंस शीट में तो आपको 60,000 दिया है, तो मतलब है ना 15,000 का रिडक्शन हो गया। और एसेट्स में रिडक्शन होना मतलब लॉस होना, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको 15,000 दिखाना पड़ेगा, 2 फिक्सचर्स करके, डिक्रीज इन वैल्यू हो गया ना। और फिर है ना जो आपका नेट अमाउंट जो आएगा, इसको 60,000 को आप नई जो बैलेंस शीट बनाओगे उसके इनर कॉलम में लिखोगे, और माइनस आप 15,000 करोगे, और आउटर में फिर 45,000 का नेट इफेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 दिया है नया वैल्यू, और तो पुराना बिल्स रिसीवेबल कितना 90,000 है, तो इसका मतलब न्यू 1,20,000 माइनस 90,000 करोगे तो 30,000 का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो एसेट्स में इंक्रीज होना मतलब क्या हुआ, बेनिफिट होना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप 30,000 को रिकॉर्ड करोगे, और ये जो 1,20,000 है ये नई बैलेंस शीट में जाने वाला है। इनर कॉलम में आप 90 लिखोगे, प्लस एप्रिसिएशन इन बिल्स रिसीवेबल, तो वो 30,000 आप ऐड करते हुए दिखाओगे। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे दिया है स्टॉक एट 60,000, स्टॉक की वैल्यू 60,000 दी है। आप देखोगे कि बैलेंस शीट जो दी है ओल्ड बैलेंस शीट आपको, उसमें ना 90,000 दिया, मतलब स्टॉक में रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन होना ये एसेट है, एसेट्स में रिड्यूस होना वैल्यू मतलब लॉस होना। तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 का इफेक्ट दिखाना है, और ये जो नई बैलेंस शीट बनेगी तब आपको 60,000 है ना बैलेंस शीट में दिखाना है आउटर कॉलम में, और इनर में आप पहले 90 माइनस 30 करोगे, रिडक्शन इन द स्टॉक वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट्स दिखाने हैं। और यहाँ पे डेटर्स एट बुक वैल्यूज, तो मतलब डेटर्स एट बुक वैल्यू बोला गया है। डेटर्स एट बुक वैल्यू मतलब मैंने ग्रॉस वैल्यू की बात की भी थी आपसे सम ऊपर कि ये 1,50,000 इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, उसके ऊपर आपको है ना लेस करना है, क्या बोला है, लेस अ प्रोविजन ऑफ 20% का आपको प्रोविजन करना है, मतलब आपको आरडीडी कैलकुलेट करना है 20%। तो आप 1,50,000 पे जब 20% कैलकुलेट करोगे तो आपको 30,000 आने वाला है। तो मतलब आपका आरडीडी इंक्रीज हुआ है, तो वो 30,000 माइनस ये आरडीडी का 15,000 करने पे 15,000 का उछाल आया, इंक्रीज आया आरडीडी में। तो वो इंक्रीज जो 15,000 का, वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 15,000 दिखाना है, क्योंकि आरडीडी इंक्रीज हुई है। हाँ, ये एसेट्स के अंडर में दिख रहा है आरडीडी। आप बोलोगे मिस ये तो एसेट्स के अंडर में दिख रहा है आरडीडी, आप तो बोले कि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो है ना हमको है ना इनको है ना क्रेडिट साइड में दिखाना था, लेकिन ये देखिए ये आरडीडी क्या, ये लॉस है, ये लेस कर रहे हैं हम। ये एसेट के अंडर में जरूर आया है, लेकिन ये डेटर्स में से माइनस हो रहा है, मतलब ये है ना रिडक्शन वाली चीजें हैं। तो ये रिडक्शन और इंक्रीज हो रहा है, राइट। आपका डेटर्स और रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये लॉस है। तो लॉस है तो आपको इसको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट्स दिखाने होंगे।
और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए बिल्स पेबल आपको 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। यहाँ पे बोला कि बुक से ओमिट हो गया, मतलब इसकी एंट्री नहीं दी है, अनरिकॉर्डेड हो गया, ये रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। तो जब भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है तो उनको भी हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है, और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगे तो वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंडर में आएंगे। तो यहाँ पे ये अनरिकॉर्डेड है, कंप्लीटली 100% अनरिकॉर्डेड है, तो ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 15,000 बिल्स पेबल दिखाना है। एज वेल एज ये 15,000 आपको जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां पे भी आप लायबिलिटीज के अंडर में 15,000 का इफेक्ट दिखाओगे। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स करने हैं। अब आपको यहाँ पे ना डिटेल दी कि प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये जो 5 साल का जो आपको प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, उन सबको आपको सम अप करना है, ऐड करना है, उसको डिवाइड बाय 5 करना है, क्योंकि आपको एवरेज मेथड से करना है। यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करने के बाद में जो अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से करना होता तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करते थे, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए आप डायरेक्ट एवरेज मेथड से चले जाओगे। ये 5 साल का एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के बाद में जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे तो हमको टोटल फर्म का प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा, और वो टोटल फर्म का गुडविल आप मल्टीप्लाई बाय 1/5 करोगे तो पूनम का शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करने वाले, कैलकुलेशन में मैं आपको एकदम डिटेल में दिखाने वाली हूँ। और आपको क्या प्रिपेयर करने बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, तो हमको कंपल्सरीली जो हमको क्वेश्चन में बोला है अकाउंट्स बनाने के लिए, वो तो हमको कंपल्सरीली किसी भी कंडीशन में बनाने ही है। एज वेल एज इसके साथ में वर्किंग नोट में अगर कहाँ पे आपको कोई चीज में डाउट होता है तो आपने कोई जर्नल एंट्री लिख ली या फिर आपने कोई लेजर अकाउंट बना भी लिया आपके सुविधा के लिए, तो उसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कट करने वाला है। अगर किसी चीज को समझाने के लिए सपोज मैं भी आपको एक्स्ट्रा कोई चीज दिखाती हूँ वर्किंग नोट में, तो देयर इज नो हार्म, राइट। तो आपको ये समझ लेना है कि जो चीज पूछी है वो तो कोई भी कंडीशन में आपको प्रेजेंट करनी ही है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम से एडमिशन, पूनम के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट भी बनाने बोले। तो इस तरीके से आपको है ना ये तीनों अकाउंट कंपल्सरीली बनाने हैं, और 1 बाय 1 पहले सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम, नो नीड टू से सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे सबसे पहले, और इसका जो भी लॉस या प्रॉफिट है वो हम है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में जो बैलेंस शीट है वो हमको टैली करने के लिए सारे जो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस है, राइट, वो हमको बैलेंस शीट में दिखाने होंगे। तो इस तरीके से ये हमको सम कवर अप करना है। यहाँ पे देखिए गुडविल का ना, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी गुडविल की, ओल्ड पार्टनर्स को हमको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना सेक्रीफाइस रेशियो तो दिया नहीं है, ना सेक्रीफाइस रेशियो दिया है आपको और ना ही न्यू रेशियो दिया है आपको। तो इसका मतलब आपका सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो एक ही है, कौन सा है, फिर वो आपको 3:1 का ही लेना है आपको। तो हम 3:1 में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं गुडविल का जो बेनिफिट हम है ना ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, वो हम उनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे ना तो न्यू रेशियो दिया है आपको, ओल्ड पार्टनर्स का नया रेशियो भी नहीं दिया है, और ना ही आपको है ना कोई हिंट दी है कि आप रेशियो कैलकुलेट कर सको। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑलवेज ये याद रखना है कि आपको है ना उनका यहाँ पे जो रेशियो दिया होता है ओल्ड रेशियो, वो ही सेक्रीफाइस रेशियो करके आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम सारे ट्रांजेक्शन्स, सारे आइटम्स हम एंटर करते हैं, हम कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो गुडविल का हमें कैलकुलेशन करना है तो उसका हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा हमको एंट्री लिखने के लिए। तो यहाँ पे वर्किंग नोट आपको लिख लेना है, वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स जितने दिए हैं, जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, ये वो है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया वो इज इक्वल्स टू, सेकेंड लाइन में हम यहीं पे है ना सारा जो प्रॉफिट का जो अमाउंट्स है, यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि कहाँ पे कोई लॉस का तो नहीं लिखा है, ब्रैकेट में कहीं पे नहीं लिखा है अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 60,000 प्लस 45,000 यहीं पे लिख लोगे, प्लस
75,000, तो उसके बाद प्लस 30,000 करना है, 30,000 एंड प्लस आपको 45,000 करना है। तो इस तरीके से ये 5 साल का आपने प्रॉफिट लिख लिया, राइट। उसको डिवाइड बाय फिर 5 करना है, क्योंकि 5 साल का दिया हुआ है आपको, आपने 5 साल का लिखा है तो डिवाइड बाय 5, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 5 साल का इज इक्वल्स टू, ये पूरा जब आप टोटल करोगे तो आपको 2,55,000 आएगा। तो यहाँ पे 2,55,000 अपॉन आपको 5 करना है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ये 51,000। तो ये 51,000 तो एवरेज प्रॉफिट आया। अभी भी हमको गुडविल निकालना बाकी है, तो टोटल गुडविल जो टोटल फर्म का गुडविल है, राइट, पहले तो हमें टोटल गुडविल मिलेगा। तो गुडविल टोटल फर्म्स गुडविल, टोटल गुडविल मिलेगा आपको, ये पूरा फर्म का गुडविल मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आपको यूज़ करना है। तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला हम गुडविल निकाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमको निकालने बोला, तो हम यही एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेस बोला है वो लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 4 नंबर ऑफ ईयर्स परचेस बोला है। तो ये पहले फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद में आपका एवरेज प्रॉफिट तो आया 51,000, तो 51,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 4 करना है, तो आपको रुपीज़ 2,04,000 आ जाएगा। कितना? 2 लाख। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, ओवर राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे 2,04,000 इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पूनम का शेयर, ये न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर निकालना है। तो पूनम्स, यहाँ पे टोटल है लाइन हो गई थी, पूनम्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। अभी उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है फ्यूचर में? 1/5। तो उसी हिसाब से आपको 2,04,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/5 करना है, 1/5 शेयर है ना उसका, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए 1/5 लिया है। फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, राइट। फिर आपको ये यहाँ पे 0 करके आपको आना जरूरी, क्योंकि आप है ना डबल टाइम ये है ना 40 नहीं ले सकते हो। एक बात याद रखो कि ये है ना, आप है ना स्टार्टिंग में आप है ना जब ये सिंगल डिजिट से डिवाइड करो तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स ले सकते हो, लेकिन उसके बाद है ना आप कंटिन्यूटी में 2 डिजिट नहीं ले सकते। 2 अगर कंटिन्यूटी में आप ले रहे हो, अगर इसका भी मैं आपको अगर डिविजन बताऊँ, आई थिंक मुझे एक बार बता देना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो देखिए 2,04,000 यहाँ पे मैं जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है, तो 5 4 जा 20 आपने लिया, राइट। उसके बाद में यहाँ पे तो 0 0 हो गए। अब आपने 4 को नीचे लिया, अभी 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं, तो आपने 5 0 जा ऐसे बोला है, राइट, किया है। तो इसी तरीके से किया है। फिर आपने इधर 4 लिख दिया, माइनस किया आपने, फिर ये 0 आपने नीचे लाया, तो ये 40 होता है। तो 5 8 जा 40, और फिर बाद में ये जो 2 zeros आपके जो बच जाते हैं वो एज इट इज़ आप इस तरीके से लिख लो, क्योंकि अभी आगे मैं स्पेस ज़्यादा नहीं बताती हूँ, यहाँ पे बता दिया आपको कि किस तरीके से करना होता है। तो 40,800, तो यहाँ पे मतलब एक 0 आपको डालना है, फिर 800 हुआ, तो यहाँ पे 40,800 रुपीज़ है ना, ये गुडविल का शेयर है। किसका? पूनम को इतना गुडविल कैश लाना है गुडविल के रूप में, गुडविल के लिए उसको इतना 40,800 का कैश लाना है। तो ये गुडविल का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट से स्टार्ट कर देते हैं, एक अमाउंट को लिखना। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले ना लायबिलिटीज़ के अंडर में समीर का जो दिया है वो समीर का, और फिर उसका बैलेंसेस आपको लिख लेना है निशा का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समीर के कॉलम के अंडर में 1,50,000 और निशा के कॉलम के अंडर में 1,62,000। और पूनम तो पहले से बैलेंसेस नहीं होंगे, वो तो नहीं है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट दिया वो जनरल रिजर्व दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने क्वेश्चन रीड करते वक्त भी बोला, ये एक तरीके से सेविंग्स है, ओल्ड पार्टनर्स ने की है, तो ऑब्वियसली वो लोग ही लेके जाएंगे, राइट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। अब इनका जो ओल्ड रेशियो यहाँ पे है वो आपका 3:1 का है, राइट। क्या है? 3:1 का ओल्ड रेशियो। तो आपको क्या करना है, ये जो जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे जो दिया है 48,000, राइट। ये आपका जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था वो आपने गुडविल का कैलकुलेशन का किया,
अभी आप सेकेंड एडजस्टमेंट जो कर रहे हो सॉल्व कैलकुलेशन पार्ट, वो आप है ना अभी जनरल रिजर्व का कर रहे हो, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। समीर का जो हिस्सा है वो यहाँ पे 48,000 मल्टीप्लाई बाय उसका जो शेयर वो 3 अपॉन आपको क्या करना है 3:1 है, मतलब 3/4, राइट। फिर आपको क्या करना है 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 36,000 आता है। तो इसका 36,000 आया तो दूसरे का 12,000 ऑटोमेटिकली आपको माइनस करने पे पता चल जाता, नहीं तो आप इसी तरीके से यहाँ पे ये 12,000 देखो, 1 शेयर के लिए तो 12,000 है, राइट। तो निशा का आप कितना लिखोगे 12,000, 12,000। तो इस तरीके से ये आप रिकॉर्ड करोगे। जनरल रिजर्व आपने रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में बैलेंसेस लिख रहे हैं ये हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 36,000 इनका बैलेंसेस है ना ये 36,000 और यहाँ पे 12,000 इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको तो नहीं मिलने वाला है नई पार्टनर को, तो राइट, ये तो पुराना रिजर्व्स है ना इसीलिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम है ना जो नई बैलेंस शीट मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है उसमें हम इसको आउटर कॉलम में लिख लेते, क्योंकि इस पर कोई पहले कैपिटल अकाउंट की हेडिंग दे देती हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे 3-4 लाइन लीव कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करो क्रेडिटर्स को लिख लो, और क्रेडिटर्स के जो बैलेंस है उसके ऊपर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में 90,000 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अमाउंट है आपको एसेट्स के यहाँ पे आना है, तो एसेट्स में स्टॉक दिया है आपको, तो आप क्या करोगे सबसे पहले स्टॉक को लिख लोगे, और स्टॉक पे आपको पता है इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, उस पर आपको डिप्रिसिएशन है, तो आप क्या करोगे स्टॉक और उसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में 90,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। और एक 1 लाइन लीव कर दोगे, अंडरलाइन यहाँ पे मैं लाइन इसलिए करती हूँ कि हमको 1 लाइन लीव करनी है इसके लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है फिक्सचर्स दिया है, तो फिक्सचर्स को लिख लोगे फिक्सचर्स, तो यहाँ पे फिक्सचर्स का भी जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में आपको लिख लेना है, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिया है डेटर्स, तो आप डेटर्स को लिख लोगे, और डेटर्स के अमाउंट को भी आप इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि इस पे भी आपको आरडीडी का दिखाना है इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दिया है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, तो आप बिल्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लोगे, और बिल्स रिसीवेबल में भी आपने क्वेश्चन रीड करते वक्त नोटिस किया है कि वहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो उसका बिल्स रिसीवेबल का भी इफेक्ट आने वाला है, तो ये इसको भी इनर कॉलम में लिखोगे इस तरीके से। उसके बाद में आपका जो कैश इन हैंड है, राइट, तो ये कैश इन हैंड में हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन हम इधर कैश इन हैंड बोला है तो हम इसको क्या करेंगे कैश इन हैंड लिख लेते हैं, और सारे बाद में बैलेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद में हम है ना इसकी टोटल यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे है ना थर्ड जो एडजस्टमेंट करेंगे ना वो कैश इन हैंड का क्या करते हैं वर्किंग नोट में कैश इन हैंड, और जो बैलेंसेस हैं हमारे पास 75,000 ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में दिया वो लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाले हैं वो यहाँ पे करने के बाद में हम इसका अमाउंट है ना बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, तो इस तरीके से हमको करना है सब, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम ना चलते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है हमें उसके हिसाब से हम सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले है ना पूनम ने इंट्रोड्यूस किया 1,20,000 एज हर कैपिटल। अब मैं यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं करूँ, लेकिन मैं वर्बली बता देती हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट टू आपको पूनम्स कैपिटल करना है, तो यहाँ पे आप बाय कैश लिख दोगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आप 1,20,000 पूनम के कॉलम के अंडर में लिखोगे, क्योंकि उसने कैपिटल लाया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको है ना गुडविल का बताना है, राइट, गुडविल का पूनम का शेयर, तो आपका जो एंट्री होगी वो यहाँ पे क्या होगी गुडविल अकाउंट का जो आपको सबसे पहले तो एंट्री जो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगी। तो आपको क्या करना है कैश के यहाँ पे आके जो गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे हमने गुडविल का पूनम का शेयर की कितना 40,800 वो कैश में पहले ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे 40,800। फिर है ना इस 40,800 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको ये अमाउंट है ना जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको उनके सेक्रीफाइस रेशियो में देना है। उनको कौन से रेशियो में देना है, उन्हें उनके सेक्रीफाइस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको सेक्रीफाइस रेशियो में देना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 40,800 का अमाउंट है वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ, 40,800 का जो यहाँ पे वर्किंग नोट में 40,800 का अमाउंट है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, समीर को एंड निशा को देना है आपको, समीर एंड
निशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40,800 है उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 3/4 करना है। यहाँ पे आप सेक्रीफाइस रेशियो नहीं ले रहे हो। आप सोचोगे ऐसा क्यों? देखिए, आपको न तो नया रेशियो यहाँ पे दिया है और न ही आपको सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कोई हिंट दी है। तो मतलब आप जो ओल्ड रेशियो है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो करके कंसिडर करने वाले हो। तो 3:1 में ही आप है ना, मतलब 3/4 एंड 1/4 में ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे जो 40,800 उसमें मल्टीप्लाई बाय 3/4 जब आप करोगे तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, ठीक है। फिर 0 एज इट इज आपको लिखना है, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 0। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 6 एंड 10 3 ज़ा 30। तो 30,600 किसका शेयर आया? ये 30,600 आ गया समीर का। उसी तरीके से निशा के लिए भी आपको उसका 40,800 का 1/4 कितना होता है, ये हमने यहाँ पे 1/4 ही किया था। तो 10,000, 4 1 ज़ा 4, 0 एज इट इज, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 0। तो 10,200 है ना निशा का शेयर है। तो है ना, इनमें है ना ये जो गुडविल का बेनिफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हमको सेकेंड एंट्री जो दिखानी होती है हमको कि है ना, ये देखो पहली एंट्री तो हम दिखाते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया टू गुडविल करके, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में आपको जस्ट दिखा रही गुडविल करके। और जो सेकेंड टाइम में हमको क्या करना होता है, गुडविल को हमें है ना जो पुराने पार्टनर्स है उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, उनको उसका बेनिफिट दे देना होता है। तो समीर एंड निशा के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो समीर एंड निशा के कैपिटल अकाउंट में, तो हम कैपिटल अकाउंट में ऑब्वियसली बाय गुडविल करके लिखेंगे। तो ये वाला अमाउंट हम बाय गुडविल करके, ये दोनों अमाउंट हमको लिखना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बाय गुडविल करके, बाय गुडविल अकाउंट समीर और निशा के अकाउंट के अंडर में हम 30,600 समीर के यहाँ पे और 10,200 निशा के यहाँ पे हमने लिख लिया। आपको याद रखना है कि सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हिंट मिलनी चाहिए, आपको कोई तो हिंट होनी चाहिए कि सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट हो। मैंने 3 वेज बताए आपको। देखिए, एक वे तो होता है कि है ना, जब आपको है ना सेक्रीफाइस रेशियो दिया होता है एंड आपको न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया होता है, तो फिर आप न्यू रेशियो निकाल लेते हो उसकी हेल्प से। और अगर आपको न्यू रेशियो दिया है एंड ओल्ड रेशियो दिया है तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे आपने 5th सम में किया, ये जो 5th इलस्ट्रेशन हमने इसके प्रीवियस सॉल्व किया उसमें। और एक वे आउट है ये जो 6th सम में हम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको न तो कोई है ना सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन के लिए कोई नया कोई हिंट मिल रहा है कि कोई कितना शेयर उन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया, इस तरीके की कोई हिंट नहीं मिल रही है आपको। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो के इक्वल में होता है। तो इस केस में ये जो सम है इसमें ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू आपका सेक्रीफाइस रेशियो है। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो है, इसीलिए यहाँ पे मैंने है ना ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि कोई हिंट बन ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ले लेना है। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है एसेट्स को लेके आया है थर्ड, जो फिक्सचर्स 45,000। तो आपको फिक्सचर्स 45,000 मतलब यहाँ पे तो 60,000 है और आपका 45,000 वैल्यू रीवैल्यूड हुई है, मतलब अमाउंट रीवैल्यूड हुआ है। तो मतलब यहाँ पे 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 15,000 का डिफरेंस है, ये मतलब आपका यहाँ पे रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? वैल्यू में रिडक्शन हुआ। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, वैल्यू डिक्रीज हुई है मतलब ये डिप्रिसिएशन है। एसेट्स पे वैल्यू डिक्रीज होती है मतलब यहाँ पे इसमें डिप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन करके आपको 15,000 है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू फिक्सचर्स। आप क्या लिखोगे? टू फिक्सचर्स अकाउंट, और इसमें आप है ना डिक्रीज करके साइन दे दोगे, डिक्रीज का ये एरो, डाउन एरो, ठीक है। डाउन हो गई वैल्यू, तो 15,000 डाउन हो गया, तो यहाँ पे 15,000 रिकॉर्ड करना है आपको, 45 नहीं लिखना है। याद रखना है कि जो वैल्यू डिफरेंस होता है, जितने से डिक्रीज हुआ और जितने से इंक्रीज हुआ वो अमाउंट लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड हमें बोला है कि बिल्स रिसीवेबल 1,20,000, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 90 दिख रहा है इनर कॉलम में, मतलब पुराना जो बैलेंस है, और नया बैलेंस रिवाइज्ड बैलेंस 1,20,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कितने का हो रहा है? तो 30,000 का इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे पता चलता है? 1,20,000 माइनस आप 90,000 करोगे तो 30,000 आएगा, तो 30,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऐड इंक्रीज लिखोगे। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ था, ऐड इंक्रीज, और बिल्स रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ, एसेट्स में इंक्रीज हुआ, मतलब तो आप है ना इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल और ब्रैकेट में आप
अपर एरो दिखा दोगे तो 30,000 का जो डिफरेंस है वो रिकॉर्ड कर दोगे इस तरीके से। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट दिया है वो है स्टॉक को लेके 60,000। तो यहाँ पे आपका स्टॉक 90 था पहले का बैलेंस, और अब आपको 60,000 रीवैल्यूड अमाउंट दिया है, तो आपको आउटर कॉलम में 60,000 लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 30,000 का होता है। तो यहाँ पे आप 30,000 रिकॉर्ड करोगे, माइनस मतलब किया है तो मतलब 60 हुआ है, इनका डिफरेंस निकाला और फिर देखा कि हाँ ये तो 30,000 होता है, मतलब माइनस हुआ है, 90 में से 30 माइनस हुआ है इसीलिए 60 हुआ है। तो माइनस यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, तो ये डिप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक को हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम स्टॉक अकाउंट करके लिखेंगे, और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है इसीलिए, और जो वैल्यू है 30,000 वो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद में डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस देन अ प्रोविजन ऑफ 20% बोला है। तो बुक वैल्यू मतलब जो बुक में है ना, डेटर्स की वैल्यू मतलब ये जो आपको बुक में दिख रही है, मतलब ये इसका जो ग्रॉस वैल्यू है 1,50,000, तो आपको डेटर्स को जो अमाउंट दिया है 1,50,000 का, राइट, उस पर आपको 20% का प्रोविजन कैलकुलेट करना है। मतलब आपको आरडीडी 20% का प्रोविजन बोलेंगे तो क्या होता है, आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप 1,50,000 में मल्टीप्लाई बाय 20/100 करोगे तो आपको दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस गॉट कैंसिल विद दिस। नाउ यहाँ पे हो गया 15 2 ज़ा 30, तो आपने 30 लिख दिया, फिर ये 30 तो 30,000। तो मतलब आपका जो नया प्रोविजन है, जो आरडीडी नया है वो 30,000 का आ गया। कितना आ गया, 30,000 का। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप माइनस आरडीडी नया वाला 30,000 कर दोगे। अब आप देखो पुराना आपका आरडीडी कितना था, तो ये है ना आउटर कॉलम में 1,20,000 गया। आपका पुराना आरडीडी जो दिया था वो 15,000 का था, राइट। तो यहाँ पे जो आपका अभी आरडीडी रिकॉर्ड होगा, टू आरडीडी लॉस है ना, मतलब इंक्रीज हुआ ना आरडीडी में, लेकिन आपको डिफरेंस लिखना है। तो आपका नया आरडीडी, न्यू आरडीडी, ये न्यू आरडीडी माइनस आपका ओल्ड आरडीडी 15,000 करने पे जो बैलेंस है वो 15,000 का जो इंक्रीज हुआ है आरडीडी में, क्या हुआ है, 15,000 का इंक्रीज हुआ है। तो ये आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद में आपका बिल्स पेबल को लेके कि बिल्स पेबल का अमाउंट है ना वो ओमिट हो गया मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए। तो यहाँ पे आप बिल्स पेबल इस तरीके से बिल्स पेबल लिखोगे, और उसको 15,000 जो दिया है अनरिकॉर्डेड अमाउंट, वो 15,000 आपको इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। और ये मतलब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, ये नया रिकॉर्ड आया, तो आपको क्या करना है, लायबिलिटीज इंक्रीज होना मतलब लॉस है, तो टू बिल्स पेबल, राइट, टू बिल्स पेबल, ये अनरिकॉर्डेड है। तो जब भी अनरिकॉर्डेड होता है, ये इसको अनरिकॉर्डेड लिख लेते हैं, तो अनरिकॉर्डेड को भी हमको है ना रीवैल्यूएशन में शो करना होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकता है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आप क्रेडिट साइड में उसको दिखाओ। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट्स दिखाने हैं, फिर आपको यहाँ पे 15,000 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे अमाउंट्स की रिकॉर्डिंग होने के बाद में आपको अभी क्या करना है, ये जो कैश इन हैंड में आपने है ना 75,000 लिखा है और 40,800 लिखा, लेकिन ये जो 1,20,000 है ये भी हमें ऐड करना है। पूनम का उसने कैश ही लाया, तो ये प्लस 1,20,000 भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे है ना क्या करना है, कैश का है ना हमको बैलेंस रिकॉर्ड कर लेना है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इसको जब हम सम अप करते हैं, राइट, तो इसको सम अप करेंगे तो कितना आएगा, देखो 800, और फिर यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका टेंस के प्लेस पे 7 प्लस वो कितना होता है 11 प्लस 2 13 का 3 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 करेंगे, तो 1 प्लस 1 लैक्स के प्लेस पे 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो 2,35,800 आपका कैश इन हैंड आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे 2,35,800 रिकॉर्ड कर लेना है। आपको विदाउट फेल सारे स्टेप बाय स्टेप सब ध्यान से करने हैं कि सब रिकॉर्ड हुए हैं क्या। मैंने वेल इन एडवांस यहाँ पे कैश इन हैंड लिख के रख लिया था, लेकिन टोटल अमाउंट नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कभी है ना विड्रॉवल हो गया और कितना कैश आया कितना गया वो सब हमको है ना वर्किंग नोट में कर लेना है, राइट। और नेक्स्ट समय मैं क्या करूंगी, आपको यहाँ पे भी शो कर दूंगी किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे बोले थे वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो अब हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हम आपको ऊपर पार्टनर्स दिखेगा तो आपको पार्टनर्स क्लोज नहीं करना है, आपको क्लोज करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स तो हमको डबल पेज पे लेना था, इसलिए सबसे मैंने ऊपर टॉप में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लोज डाउन करना है। तो आप है ना यहाँ पे इसका टोटल करोगे, जब आप टोटल कर रहे हो यहाँ पे इनका,
तो आपको यहाँ पे है ना रीवैल्यूएशन का लॉस दिखाई देगा। देखिए ना आप अमाउंट देखिए, यहाँ पे सारे अमाउंट ज़्यादा दिख रहे हैं। जो क्रेडिट साइड के जो अमाउंट है वो सारे के सारे आपको है ना ज़्यादा दिख रहे हैं। डेबिट साइड के सारे अमाउंट ज़्यादा दिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में लेस दिख रहा है अमाउंट। तो आप क्या करो, डेबिट साइड को पहले क्लोज डाउन करो। तो 15,000 प्लस 15,000 30,000, 30,000 प्लस 30 कितना होता है 60,000, एंड 60,000 प्लस आप है ना 15,000 करोगे तो आपको 75,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्योंकि अमाउंट ईजी है ना कैलकुलेट करना ये वाले, तो आप 75,000 लिख लोगे। यहाँ पे भी आप 75,000 लिख लोगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आना है आप देख रहे हो, 75 माइनस 30 किया तो 45 आ रहा है, तो 45 और 30 एज इट इज लिख लो, तो 45,000 हो गया। अब आप लिखोगे बाय, ये डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है डेबिट बैलेंस हो रहा है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना है, राइट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो फिर है ना आपका डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो आप क्या लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड TRFD टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कौन से पार्टनर्स को लॉस बेयर करना है, क्या पूनम करेगी ये बेयर लॉस, नहीं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं करेगी, वो तो नहीं है ना, उसके समय पे नहीं हुआ है ये लॉस, इसीलिए तो वो बेनिफिट के लिए भी वो प्रॉफिट के लिए भी है ना क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिजनेस में थी ही नहीं, तब उसको तब अगर कोई प्रॉफिट होता है फर्म को तो वो क्लेम नहीं कर सकती है। उसी तरीके से है ना अगर वो बिजनेस में प्रेजेंट नहीं थी उस वक्त अगर कोई लॉस हुआ है तो हम उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर आपको समीर और खाली निशा को, समीर एंड निशा को ही यहाँ पे लॉस बेयर करना है, समीर एंड निशा। और यहाँ पे कौन सा रेशियो उनका 3/4 एंड 1/4 के रेशियो में हम उनको ये लॉस उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप 45,000 को जब कैलकुलेट करते हो, आप 45,000 का जो लॉस है, राइट, ये लॉस है, तो समीर का शेयर, समीर शेयर इन लॉस में जो शेयर है वो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, राइट। तो अभी 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, और फिर यहाँ पे 1 लेफ्ट हुआ, राइट, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 2 लेफ्ट हुआ, 4 5 जा 20 और फिर 0, तो 11,250 उसको मल्टीप्लाई करते हो आप 3 से, तो फिर आपको 33,750 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे तो 33,750 आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है लॉस करके, किसका, समीर का 33,750। और आपको पता है 1 शेयर बोलेगा तो कितना होता है, निशा का 1 शेयर ही है ना, उसको एक ही हिस्सा लॉस का बेयर करना है, राइट। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है 11,250 आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो मतलब 11,250 किसका हुआ, निशा का हुआ। तो इधर 11,250 निशा का आप लिख दोगे। उसके बाद ये जो बैलेंसेस है ना आपको ट्रांसफर करने लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो क्रॉस में, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में आप टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख लो लॉस, तो आपको माइंड में रहेगा कि ये साइड में लॉस आता है, राइट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और आप यहाँ पे लॉस करके इसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट हमारे पास है वो हम 33,750 इधर लिख लेते हैं और फिर 11,250 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखोगे ये सब तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब किसको क्लोज डाउन करना है, पहले पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। तो आप एक छोटा सा एरर आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में दिया हुआ है, अगर आपने कभी सॉल्यूशन देखा और आप बोलोगे तो वहां पे है ना आपका है ना क्रेडिट साइड में है ना बाय कैश करके एक और एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है समीर के कॉलम के अंदर में 4,800 का, वो अमाउंट नहीं आएगा, वो गलत है। वहां पे आप है ना 1,50,000 प्लस 36,000 प्लस 30,600 का जब समअप करते हो तो आपको 2,16,600 आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब वो है ना उन्होंने अमाउंट मिसप्रिंट तो हो गया लेकिन एडिशंस में नहीं डाला है, तो वो ये जो एडिशंस टोटल समअप है ना वो तो करेक्ट है लेकिन वहाँ पे वो अमाउंट गलत है, तो वो एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन आपको कर लेना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मिस ने वो अमाउंट नहीं लिखा, राइट, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि मिस आपने वो तो अमाउंट लिखा ही नहीं, आपने टोटल नहीं लिया है। आपको खुद को टोटल भी करके देखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी बहुत सारे सम सॉल्व करने के बाद में है ना
मैं कोई भी ये सम में छोड़ देती हूँ कि चलो अभी आप टोटल करो, तो आपको देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरर को, जैसे अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैं अभी आइडेंटिफाई करके बताती हूँ आपको कि ये एरर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है एरर्स को। तो यहाँ पे ये 2,16,600 हुआ, यहाँ पे 1,84,200 एंड 1,20,000 आएगा। तो अभी ये टोटल हमको क्या कर लेना है, क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है ना, ये वाले ये सारे हमको डेबिट साइड के टोटल कॉलम के यहाँ पे लिख लेना है, फिर बाद में हमको डिफरेंसेस निकालने हैं। तो इस तरीके से हम 1,84,200 और 1,20,000 इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे से बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो यहाँ पे 0 माइनस 5 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो आप क्या करो, यहाँ से बोरो करो, ये हो गया 5 और हो गया 10 माइनस 5 किया तो 5 हुआ। फिर 5 माइनस 7 पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो यहाँ से बोरो करो, यहाँ पे 5 हो गया, ये 15 हो गया, 15 माइनस 7 किया तो कितना होता है, 8 होता है, राइट। फिर बाद में यहाँ पे अपना 5 हो गया, 5 माइनस 3 किया तो 2 हुआ, और अभी 1 माइनस 3 पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 1 और ये 11 माइनस 3 किया तो 8 और ये 1, तो 1,82,250 आया। उसके बाद में यहाँ पे 1,84,200, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से बोरो किया, यहाँ पे 1, ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 किया तो 5 लिखेंगे। फिर 1 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हुआ 3 और यहाँ पे हो गया 11 माइनस 2 किया तो हमें 9 आएगा, राइट। फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 किया तो 2 एंड 8 माइनस 1 किया है तो 7 और फिर ये 1, तो 1,72,950 इस तरीके से, और ये 1,20,000 एज इट इज आपको लिख लेना है। तो ये इस तरीके से ये अमाउंट आ गया। ये सारे बैलेंसिंग फिगर हो गए, इसलिए मैं सर्कल कर रही हूँ, मुझे पता है इसको मुझे है ना बैलेंस शीट में लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन है, तो बैलेंस शीट में मैं कैपिटल करके इसको लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं कैपिटल्स में ये सारे अमाउंट तीनों के कैपिटल, समीर, निशा एंड पूनम का कैपिटल, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूनम, सबसे पहले पूनम का नाम, समीर का नाम है, हम समीर का नाम ही लिखेंगे, ऑर्डर में लिखते तो अच्छा होता है ना, हमको कन्फ्यूजन भी अराइज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समीर, तो समीर का जो बैलेंस है हमारे पास 1,82,000, देखिए 1,82,850, 1,82,850 लिख लेना है। फिर उसके बाद में हमको निशा का जो बैलेंस है वो रिकॉर्ड कर लेना है। तो निशा का जो बैलेंस है वो 1,72,950 है, तो वो लिख लेंगे 1,72,950। और उसके बाद में जो है लास्ट में हमें पूनम का जो नई पार्टनर का एडमिशन हुआ है 1,20,000 हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, हमको टोटल करना है। तो हम यहाँ पे 0, 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, राइट, कैरी ओवर 1। फिर यहाँ पे 1 + 8 9, 9 + 9 18 हुआ, कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिखा हमने। 8 + 7 कितना होता है 15, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 4,75,800। अब इसको सम को पूरा टोटल करना है, सम अप करना है। तो यहाँ पे हम सम अप करते हैं, यहाँ पे 0 0 और ये 8, अभी यहाँ पे 5 + 5 10, कैरी ओवर 1, 1 + 7 8, 8 + 9 कितना होता है 17, 17 + 1 18, राइट। तो 18 का 8 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 करेंगे, 1 + 4 किया तो 5। तो इस तरीके से 5,80,800 आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आया। तो सेम आपका एसेट साइड में भी आना चाहिए। तो आप यहाँ पे एसेट साइड में भी टोटल करके देखोगे तो यहाँ पे 0 0 8, फिर यहाँ पे 5 + 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 + 6 कितना होता है 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 2 कितना होता है 15, 15 + 3 18, 18 का 8, कैरी ओवर 1 करना है आपको। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे 5,80,800 एसेट्स के यहाँ पे भी आ गया, मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब आपको पूरा सम अच्छे से हो गया है। तो इस तरीके से आपको सम का सॉल्यूशन करना है। अगर आपको इस सम को रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो,
और है ना वीडियोस को पूरा है ना डिटेल में देखा करो, ताकि आपको है ना डाउट अराइज होगा भी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत क्विक जाती हूँ। तो फिर आपको क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं लिखती हूँ तो उतना आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर से मुझे बोलना पड़ेगा कि वीडियो को देखो, राइट। तो पहले वीडियो को ध्यान से देख लो। हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यू आर वेलकम, आप अपना सजेशंस एंड डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।